हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर्स वर्ल्ड। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आज तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप यूपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी सुपर टेट हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सभी में ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो मैं वीडियो में आपके साथ प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में आगे पूछी जा सकती है वो डिस्कस करूंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको बताना है कि भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो किस जगह पर है। बहराइच में है, मेरठ में है, झांसी में है या फिर पटना में है। तो देखिए, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है हमारा झांसी में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसका होगा करेक्ट आंसर। कहाँ पर है? झांसी में है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान। अगर भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान के बारे में जाने तो आपने देख लिया झांसी में ही है। अब इसका झांसी में ही होने का एक रीज़न है कि झांसी में जो है वो कई तरह की घासें एक साथ मिल जाती हैं, अलग अलग तरह की। इसी वजह से यूपी के झांसी में भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं बनाया गया है तो कब बनाया गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कब? 1962 में भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान को झांसी में बनाया गया था। 1986, जबकि 1966 से बात करें, 1966 से जो है ये कंट्रोल में आ गया किसके? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तब से ये ही इसको संभाल रही है। कौन संभाल रही है? भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान को संभाल रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पर आपको 4 पार्क्स के नाम दे रखे हैं, इनमें से एक है जो सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो आपको उस गलत को चुनना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, अप्रैल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो देखिए, अब देखते हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये लखनऊ में है। बिल्कुल सही है, ये बात एकदम सही है। कैसे याद कर सकते हैं? बा से बायोटेक्नोलॉजी पार्क और ले से लखनऊ, तो आप बाल से इसे याद कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। बिल्कुल सही है। इसी के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ये पूछ लिया था एग्जाम में कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना था। तो 1921 यानी कि 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। अगला देख लेते हैं, प्लास्टिक सिटी के बारे में देखते हैं। अब प्लास्टिक सिटी कानपुर दे रखा है, ये भी एकदम सही है कि प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? कानपुर में है। इसी के साथ कानपुर जो है वो चमड़ा उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है? चमड़ा उत्पादन के लिए कानपुर जाना जाता है। और प्लास्टिक सिटी जो है वो भी कानपुर ही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये भी एकदम करेक्ट है। अब ये जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ये उन्नाव में, ये भी सही हो गया। तो आपका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 2, जो इसका सही आंसर होगा अप्रैल पार्क नोएडा। ये जो अप्रैल पार्क है ये आपका नोएडा में नहीं है। तो अब बात ये आ जाती है कि अगर अप्रैल पार्क नोएडा में नहीं है तो आखिर किस जगह है? तो ये जो आपका अप्रैल पार्क है ये है आपका कानपुर में। कहाँ पर है? नोएडा में नहीं है, ये पार्क है आपका कानपुर में। सेकंड, कहाँ पर है? कानपुर में है आपका अप्रैल पार्क। अब इस पार्क में होता क्या है ये देखिए। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं जरा। आपको ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे अप्रैल पार्क का ही उद्घाटन किया गया है। तो अप्रैल पार्क जो मेनली बनाया गया है वो कपड़े के लिए बनाया गया है। मतलब इस पार्क में कपड़ा बनेगा। क्या बनेगा? कपड़ा। और इसके लिए यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देना भी शुरू हो गया है। मतलब लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कपड़ा बनाने की। अब बाद में जब लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद उनमें से कुछ लोग चुन लिए जाएंगे जो इस काम में एक्सपर्ट हो चुके होंगे और वही इस बाद में यहाँ पर काम करेंगे। तो एक ढंग से देखा जाए तो बहुत बड़ा रोजगार
यहाँ के लोगों को मिलने वाला है, स्पेशली महिलाओं के लिए, खास तौर पे महिलाओं के लिए यहाँ रोजगार के बहुत अच्छे अवसर आने वाले हैं। कहाँ पर? अप्रैल पार्क में, जो कहाँ पर है? कानपुर में है। और ये जो अप्रैल पार्क है ये यमुना एक्सप्रेस वे के पास बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? यमुना एक्सप्रेस वे है। कहाँ पर? यमुना एक्सप्रेस वे के पास ये अप्रैल पार्क बनाया जा रहा है, ताकि आसानी के साथ कपड़ा जो बने उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके, और उसके लिए जो कच्चा माल या जो भी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट की जा सके, इसलिए यमुना एक्सप्रेस वे के पास में अप्रैल पार्क को बनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना एक्सप्रेस वे है। देखिए यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन में आ गया। तो यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक है, ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, आगरा से लखनऊ तक है, या फिर आगरा से इलाहाबाद तक है। तो ये जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे है ये है आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे है आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। अब यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में देख लें तो ये आज को इमेज दिख रही है, यही है आपका यमुना एक्सप्रेस वे का एक मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग यमुना एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है। देखिए ये बनाना तो शुरू हुआ था 2001 में। 2001 में इस एक्सप्रेस वे की नींव रख दी गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे 2003 में गवर्नमेंट चेंज हुई उसी के साथ इसका काम पड़ गया ठप। तो 2003 में इसका काम जो हो गया था वो बंद हो गया था। फिर बाद में अगेन इसे रीस्टार्ट किया गया। कब? 2007 में। तो 2007 में यमुना एक्सप्रेस वे का काम दोबारा से शुरू किया गया, और फाइनली 9 अगस्त 2012, कब? 9 अगस्त 2012 को यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। और इस एक्सप्रेस वे के बनने से क्या हुआ है, पहले जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक की दूरी थी, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक की दूरी जो थी वो 4 घंटे में तय होती थी। कितने टाइम में होती थी? 4 घंटे में तय होती थी। वही दूरी अब जो है मात्र 1.5 घंटे में तय होने लगी है, यानी कि टाइम की बचत हुई है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसके बारे में देखें तो ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो ग्रेटर नोएडा में, ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रेटर नोएडा में किस जगह से बनना शुरू हो रहा है। तो ये जो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में ये परी चौक से शुरुआत हुई है इस एक्सप्रेस वे की। कहाँ से? परी चौक से। और आगरा में कहाँ तक बना है ये? आगरा में बना है ये कुवैतपुर तक, जगह है ये कुवैतपुर आगरा में, जहाँ तक ये एक्सप्रेस वे बना है कुवैतपुर तक। मतलब कुल मिलाकर ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बन के और आगरा के कुवैतपुर तक यमुना एक्सप्रेस वे को बनाया गया है। ये जो अब एक और बात है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, जैसे कि दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का ये जो एक्सप्रेस वे है ये है भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे। अब अगर ये दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है तो अब ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि पहला सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा था। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे है वो आपका आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे है। कौन सा है? आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे पहला सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, और दूसरा ये हो गया आपका यमुना एक्सप्रेस वे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। आपको बताना है कि चरकुला है ये किस जगह का प्रमुख लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का है, ब्रजभूमि का है, अवध का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चरकुला है ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये है आपका ब्रजभूमि का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रजभूमि का एक बहुत ही फेमस डांस होता है चरकुला। अब इस डांस में होता क्या है, तो ये डांस जो होता है बेसिकली या तो होली के दिन होता है या फिर होली से अगले दिन होता है। होली या होली के अगले दिन चरकुला डांस को किया जाता है। इसमें जो आपको ये औरत दिख रही है ये चरकुला डांस ही कर रही है। इसमें क्या होता है कि सिर के ऊपर घड़े रखे जाते हैं 7, कितने 7 घड़े रखे जाते हैं, और उसमें जलते हुए दीपक होते हैं। साइड में आपको दीपक जलते हुए दिख रहे हैं, तो जलते हुए दीपक होते हैं, और इसको सिर पर रख करके लेडीज या फिर जेंट्स जो भी चाहे वो डांस करते हैं। अब जब हमने चरकुला लोक नृत्य की बात कर ली है तो हम बाकी भी कुछ और इम्पोर्टेंट लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एक लोक नृत्य है कजरी। कौन सा है? कजरी।
कजरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कजरी है मिर्जापुर का लोक नृत्य। कहाँ का है? मिर्जापुर का प्रमुख लोक नृत्य है कजरी। कहाँ का है? मिर्जापुर का। चरकुला ब्रजभूमि का हो गया, कजरी हो गया मिर्जापुर का। और एक और इम्पोर्टेंट लोक नृत्य के बारे में पूछ लिया जाता है कि सोहर लोक नृत्य। कौन सा? सोहर लोक नृत्य कब किया जाता है? तो जो सोहर लोक नृत्य होता है ये किया जाता है बच्चे के जन्म के समय पर। कब किया जाता है? जब परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो सोहर लोक नृत्य को किया जाता है। अब किस जगह पर किया जाता है? तो सोहर जो है पूर्वांचल का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? पूर्वांचल का प्रमुख लोक नृत्य है। पूर्वांचल में भी बेसिकली अवध वाले एरिया का प्रमुख लोक नृत्य है जो कि बच्चे के जन्म पर किया जाता है। इसके अलावा ब्रजभूमि के ही कुछ और इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। एक तो हो गया आपका चरकुला लोक नृत्य ब्रजभूमि का। इसके अलावा ब्रजभूमि के और भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका झूला लोक नृत्य, ब्रजभूमि का हो गया। एक होता है आपका होरी, यहाँ पर होली नहीं है, ये होरी नृत्य है जो ब्रज के क्षेत्र में ही होता है। और होता है आपका रसिया लोक नृत्य। कौन सा? रसिया लोक नृत्य भी ब्रजभूमि का ही लोक नृत्य है। एक पूछ लिया जाता है लठमार होली कहाँ की फेमस है? तो लठमार होली जो है वो है बरसाने की फेमस। ऐसे याद कर सकते हैं कि लठ बरसाए जाते हैं तो लठमार होली, और बरसाने से बरसाए जाते हैं, बरसाने की फेमस है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीटी रोड का नहीं गुजरती। आपको बताया इनमें से कौन सी जगह है जहाँ से जीटी रोड यानी रानटक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने इस रोड को बनवाया था। बेसिकली स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस रोड को बनवाया था, लेकिन इस रोड को जो पक्की करवाया था वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, इसीलिए शेरशाह सूरी का नाम इसके लिए जाना जाता है। अब शेरशाह सूरी ने जीटी रोड को बनवाया कब था? तो 1942 में, 1942 में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण किया था। अब जीटी रोड की लंबाई भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो लंबाई की अगर ये बात करें तो ये 2500 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 2500 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। कहाँ से शुरू होती है? भारत में ये रोड शुरू होती है कोलकाता पश्चिम बंगाल से। अगर भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से ये आती है और ये पूरे भारत वाले एरिया में होते हुए और ये पाकिस्तान जाती है, उसके बाद जाती है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में ही काबुल नाम की जगह पर ये रोड बनती है अफगानिस्तान तक। तो ये पूछा गया है कि किस जगह से ये रोड नहीं गुजरती। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में किस किस जगह से गुजरती है और किस जगह से नहीं गुजरती है आपको बताना है। क्या इलाहाबाद है, आगरा है, मुगल सराय है और लास्ट ऑप्शन अलीगढ़ है। तो देखिए इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से भी गुजरती है जीटी रोड, तो ये भी सही है आपका। आगरा की बात करें तो आगरा से भी ये रोड गुजरती है, मुगल सराय से भी गुजरती है, लेकिन अलीगढ़ से रोड नहीं गुजरती, तो अलीगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए ये जो जीटी रोड है, कौन सी? जीटी रोड, जिसे गांटक रोड भी कहते हैं, यहाँ कोलकाता से शुरू होती है। यहाँ से होती हुई ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हुई दिल्ली होते हुए ये पाकिस्तान के लाहौर में एंट्री करती है और उसके बाद ये चली जाती है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जगह है काबुल, यहाँ तक इस रोड का निर्माण किया हुआ है। अब किस किस जगह से गुजरती है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। अब ट्रिक क्या है ये देख सकते हैं आप। तो हमारी जो इसको याद करने की ट्रिक है वो ट्रिक है, अब एक सेकेंड पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको इजीली ये दिख जाए। तो हमारा ट्रिक है, अब कहीं पर दिल आया मुगल का। क्या ट्रिक है? अब कहीं पर दिल, कहीं पर, ये पर ऐसे ही है, दिल आया, किसका आया दिल? मुगल का। दिल आया मुगल का। अभी इससे कैसे याद कर सकते हैं आपका? ऐसे हो जाता है अंबाला। कौन सी जगह हो जाती है? ऐसे हो जाएगी आपकी अंबाला। इस साथ में आप नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ए इसमें भी आ रहा है ट्रिक में और ए इधर भी है, तो आ से अंबाला है यहाँ पर, ना कि अलीगढ़। बा से है वाराणसी, यानी कि वाराणसी से होकर गुजरती है। उसके बाद
का से हो जाता है कानपुर, कहाँ से, कानपुर, कानपुर से होकर गुजरती है। दिल से हो जाता है दिल्ली से होकर गुजरती है। ई से हो जाता है इलाहाबाद, जिसका नाम अब हो गया है प्रयागराज, इलाहाबाद से होकर गुजरती है रोड। आ से क्या हो जाता है आगरा, और मुगल से मुगल सराय। ये वो जगह है जहाँ से जीटी रोड उत्तर प्रदेश में गुजरती है। कहाँ से, अंबाला, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद या प्रयागराज, दिल्ली, आगरा, मुगल सराय। इसके अलावा एटा से भी होकर जीटी रोड गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, एटा से भी गुजरती है। मतलब इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें, कुछ जगह हैं जो रह भी गई हैं, तो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। जैसे एटा, एटा से भी जीटी रोड गुजरती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। आपको बताना है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस टाइप से कुछ उत्तर प्रदेश का मैप है आपका, और यहाँ से इस टाइप से है। तो देखिए, जो बाढ़ की बात है, बाढ़ तो तभी आएगी जब नदियों का पानी आएगा। नदियों का पानी तो बाढ़ लेके आएगा, और नदियाँ निकलती हैं हिमालय से। तो इधर वाले एरिया से देखें तो यहाँ पर है पर्वत, इधर की साइड आपका नेपाल आ जाता है, और उत्तर प्रदेश से जस्ट लगा हुआ है इधर बिहार है। तो ये जो नदियाँ हैं वो पर्वतों से बहती हुई आती हैं, बिहार से होती हुई इधर के एरिया से यूपी में एंट्री करती हैं। तो अगर बाढ़ जो आएगी तो बाढ़ भी तो इधर के एरिया में आएगी। तो ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये पूर्वी एरिया है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है बाढ़ से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में आमले का, ये कौन नहीं है, ये का है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। आमले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा आमले का उत्पादन करता है। रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद या फिर इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। तो आमले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है प्रतापगढ़ में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादित होता है। अब जब आंवला देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम आलू की बात करें तो आलू होता है सबसे ज़्यादा मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर, एक सेकंड ये रफ कर देते हैं, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में। अब ये मुजफ्फरनगर का मतलब यूपी में बात कर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा आलू उत्पादित होता है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होता है। और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश वैसे भी पहले ही नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आलू उत्तर प्रदेश में ही होता है। आगे देखते हैं गेहूं के बारे में। अगर बात करें तो गेहूं का जो उत्पादन होता है वो होता है ईटा या फिर एटा, ईटा या एटा कह देते हैं इसे। एटा में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अगर पूछे किस जगह सबसे ज़्यादा होता है तो वो एटा में होता है। इसके अलावा अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर। और उत्तर प्रदेश में भी वो कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो शामली एक जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है, शामली में। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। आपको बताना है कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये किस कौन सी नदी पर है। बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंदे नदी पर या फिर टोंस नदी पर। तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये अवस्थित है बेतवा नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अब इस बांध की हाइट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी ऊंचाई है, तो 46 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, किलोमीटर नहीं मीटर सॉरी, 46 मीटर ऊंचा ये बांध है। अब बनना कब शुरू हुआ था, तो 1958 में इस बांध का निर्माण कार्य शुरू हो गया था 1958 में। अब जब हमने रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात कर ली है तो कुछ और इम्पोर्टेंट बांध भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछा जाता है परीक्षा बांध कहाँ पर है। कौन सा बांध, परीक्षा बांध जो है वो है आपका कहाँ पर, तो वो बांध है झांसी में। झांसी में ही बांध है आपका परीक्षा बांध।
ऐसे समझ लीजिए कि झांसी की रानी की ली गई थी परीक्षा, तो परीक्षा बांध कहाँ पर है, परीक्षा ही तो ली गई थी, तो वो है झांसी में। ऐसे पूछ ले आता है चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर है, कौन सा बांध, चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर है, तो चंद्रप्रभा जो बांध है ये है चंदौली में। आपको ये याद भी इजीली हो सकता है, च से चंद्रप्रभा बांध और च से चंदौली में है चंद्रप्रभा बांध। इसके अलावा पूछ लिया जाता है अर्जुन बांध के बारे में, कौन सा, अर्जुन बांध कहाँ पर है, तो अर्जुन बांध है महोबा में। ऐसे याद कर सकते हैं कि अर्जुन महान बली थे, तो महान बली का माँ से हो गया महोबा, तो अर्जुन बांध कहाँ पर है, अर्जुन बांध है महोबा में। और इस एक पूछ लिया जाता है आपका माता टीला बांध, तो माता टीला बांध कहाँ पर है, माता टीला बांध भी आपका झांसी में ही है और बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए जो इमेज दिख रही है ये झांसी का वही है आपका बांध जो अभी आपको बताया गया था, ये है आपका झांसी। अगर मैप में देखें तो ये जो जगह है ये आपका झांसी है। अब बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है, तो यहाँ पर आपका ललितपुर है नीचे से, इसके अलावा ऊपर जालौन और हमीरपुर महोबा, 4 राज्यों से झांसी की सीमा स्पर्श होती है। कहाँ से, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर। इसके अलावा मध्य प्रदेश, अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश से झांसी की सीमा लगती है, यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश ही है जिससे झांसी की सीमा लगती है। और अगला क्वेश्चन है आपका 2011 में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का था। आपको बताना है कि 2011 में की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये वनगणना भी कह सकते हैं इसे, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो था वो कुल वन क्षेत्र का कितना था, तो ये था आपका 7%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 7% जो था उत्तर प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र था जनगणना 2011 के अनुसार जो आंकड़े इकट्ठे हुए थे। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ आपसे कह देना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर वीडियो पसंद आ रही है। और आपके कमेंट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आई हो या कोई भी आपको कमी लगी हो तो आपको कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल कौन सी है। वाणिज्यिक का मतलब होता है वो फसल जो हम व्यापार के लिए यूज़ करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक जो फसल है वो कौन सी है, मतलब जिस फसल का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ खाने के लिए ना कर करके व्यापार के उद्देश्य से ज़्यादा करते हैं, तो वो फसल है गन्ने की फसल। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, क्योंकि गन्ना जो होता है एक लिमिट में इंसान खा सकता है, उसके बाद तो उसको बेचना ही होता है ना, तो मील में बेच देता है चीनी बनने के लिए, तो वाणिज्यिक फसल है आपका गन्ना। इसके अलावा गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है, मतलब सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में ही होता है। अब हम जूट की बात कर लें, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर जूट की बात कर लें तो जूट जो होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, जूट का उत्पादन जो होता है वो होता है आपका पश्चिम बंगाल में, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा भारत जो है वो जूट उत्पादन में भी पहले नंबर पर है, गन्ने में भी पहले नंबर पर है भारत, और जूट उत्पादन में। अगर हम बात कर लें तिलहन की, तो तिलहन के मामले में अगर देश की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन होता है। तिलहन मतलब तेल, और खाने का जो तेल होता है वो वाला तेल, और उससे बनी हुई चीज़ें जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, इन सब के उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पर है। अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में है राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन होता है। कौन से राज्य में होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन होता है भारत में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।